नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंसुलेटर के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे और स्प्रिंग एफिशिएंसी के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, इंसुलेटर जो होता है वो 3 चीज़ों का बना आता है। एक केओलिन, फ्लोस्पर और क्वार्ट्ज का बना आता है। ये 3 चीज़ों का बना आता है हमारा इंसुलेटर। और इंसुलेटर में सबसे अच्छा हम मानते हैं पोर्सेलिन को। अरे यार, और इंसुलेटर में सबसे अच्छा हम मानते हैं पोर्सेलिन को। तो एक अच्छे इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होना चाहिए? तो अच्छे इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ ये होना चाहिए कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई हो, उसकी रेजिस्टिविटी हाई हो, वो नॉन पोरस हो, और उसकी परमिटिविटी हाई हो। परमिटिविटी क्या होता है कि एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है और एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए 1 के बराबर होती है, लेकिन ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग रहती है। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है 8.854 × 10⁻⁻12 होती है। तो अब जो क्या होता है कि ये इनकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। तो क्या होता है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी आती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारी एयर की चलती है 30 kV प्रति सेंटीमीटर। तो ये एयर की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। मतलब क्या होता है कि 30 kV के ऊपर जो है एयर भी एक कंडक्टर की तरह काम करने लग जाती है। मतलब आपने सुना होगा कि एक बच्चा पतंग उतारने गया था, तो वो लोहे की सरिया से उतार रहा था, तो उसको पता था कि भैया कंडक्टर को हाथ नहीं लगाना है कि कंडक्टर में करंट है, लेकिन वो दूर से पतंग उड़ा रहा था, फिर भी उसको करंट लग गया और वो मर गया। तो ये जो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि हवा भी एक कंडक्टर की तरह बन गई। तो हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में 4 प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर की। तो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर में एक आता है पिन टाइप इंसुलेटर, एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, एक स्ट्रेन इंसुलेटर और एक शेकल इंसुलेटर। तो ये 4 प्रकार के इंसुलेटर हमारे पास आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिन टाइप इंसुलेटर की। तो आपने देखा होगा कि हम जब बाहर जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का हमको डिवाइस देखने को मिलता है। और ये इसमें एक छोटा सा ग्रूव होता है जहाँ पर से हमारा कंडक्टर जाता है, और इसको इधर से ऐसा बाप्ड भी कर देते हैं। और देखिए, कई लोग पूछते हैं कि ये कंडक्टर ऊपर से होल में से जाते हैं, तो इसको बांधते कैसे हैं? तो बांधने के लिए कोई स्पेसिफिक मेटल नहीं जाता है। जैसे कॉपर जा रहा है ऊपर से, तो उसको कॉपर से ही बांधते हैं, वरना क्या होता है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो अब हम पिन टाइप इंसुलेटर की बात करें तो पिन टाइप इंसुलेटर मैंने बताया कैसे दिखते हैं। ये इनकी एक लिमिट आती है 33 kV तक। 33 kV तक की इनकी लिमिट आती है। 33 kV के ऊपर क्या होता है कि हमारी 2 टर्म्स आती है। एक आती है पंक्चर वोल्टेज, और दूसरा आता है फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो देखिए, हम पहले समझते हैं पंक्चर वोल्टेज के बारे में।
पंक्चर वोल्टेज क्या होता है कि ये, पहले हम फ्लैश ओवर वोल्टेज के बारे में समझते हैं, ये थोड़ा सरल रहेगा, पंक्चर के बारे में बाद में समझते हैं। तो ये है हमारा फ्लैश ओवर वोल्टेज। देखिए फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है कि ये वो वैल्यू होती है जिस पर हमारा जो इंसुलेटर है वो अपनी प्रॉपर्टी खोना शुरू करता है। मतलब क्या है कि अगर जैसा ये एक इंसुलेटर है हमारा, ये एक इंसुलेटर है, तो ये हमारा कंडक्टर जा रहा है। तो अब क्या है, कंडक्टर का जो करंट है वो धीरे धीरे एयर के थ्रू आयनाइज होके यहाँ पर जा रहा है। और जाहिर सी बात है अगर हम पिन टाइप इंसुलेटर की बात करें तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये 33 kV के ऊपर ही होती है, ठीक है। तो ये होता है फ्लैश ओवर वोल्टेज। मतलब क्या है कि करंट जो है लीक होना शुरू हो गया है, करंट धीरे धीरे उतर के कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और ये जो हमारे पोल है उसमें जाना शुरू कर रहा है। तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है एक फ्लैश ओवर वोल्टेज हो गया। अब इसके बाद आता है एक पंक्चर वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या होता है कि अब जो है हमारे इंसुलेटर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसका सिंपल सारा मतलब ये होता है कि अब जो है ये जो कंडक्टर है ये पूरा का पूरा करंट ये इंसुलेटर से होकर हमारे टावर से होकर अर्थ हो रहा है। तो मतलब अब क्या है, ये इंसुलेटर का हमको कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसे हम कहते हैं पंक्चर वोल्टेज। मतलब अब इंसुलेटर पूरे तरीके से ख़राब हो गया। तो इससे हमको ये भी समझ आता है कि जो पंक्चर वोल्टेज है ये हमारे फ्लैश ओवर वोल्टेज से ज़्यादा ही होगा। तो ये एक टर्म हमने समझी। अब हम बात कर रहे थे पिन टाइप इंसुलेटर। ये दो टर्म्स आप याद रखिएगा, ये आगे भी आपको काम आएंगे। अब हम पिन टाइप इंसुलेटर की बात कर रहे थे। पिन टाइप इंसुलेटर क्या करता है कि ये हम 33 kV के नीचे लगाते हैं, 33 kV के नीचे लगाते हैं और ज़्यादातर 33 kV के नीचे ही लगाते हैं। तो ये जो 33 kV की लाइन जाती है सब स्टेशन की तरफ, और फिर सब स्टेशन से जो 11 kV की लाइन आती है, और फिर हमारे घरों पर जो ये 440, 220 की लाइनें चलती है, ये सारी लाइनें जो है इनमें हम जो है ये पिन टाइप इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है कि इनमें एक आती है डिस्क। ये सारे डिस्क इंसुलेटर आते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर हो गया, स्ट्रेन इंसुलेटर हो गया, ये सब एक ही चीज़ के टाइप, ठीक है। और पिन टाइप इंसुलेटर और शेकल इंसुलेटर भी एक ही टाइप है, ये हम आगे देखते हैं। तो पहले हम सस्पेंशन इंसुलेटर देखते हैं। तो क्या होता है कि ये जैसा ये हमारी एक डिस्क हो गई, ये हमारी दूसरी डिस्क हो गई, ये हमारी तीसरी डिस्क हो गई। तो ये क्या है, डिस्कों के हिसाब से चलते हैं और प्रति डिस्क जो है वो 11 kV की आती है। और ये बात हो रही है फेज़ में, ठीक है। अब क्या होता है, कई लोग जैसा हमने बोला कि ये 440 kV की लाइन है, इसमें कितने इंसुलेटर लगने चाहिए, सस्पेंशन इंसुलेटर कितने लगने, कितनी डिस्क लगेगी उसको, तो लोग डायरेक्ट लिख देते 40। बाकी ऐसा होता नहीं है। ये जो हमको वैल्यू दी हुई है ये लाइन में दी हुई है, और यहाँ ये जो स्ट्रिंग चलती है हमारी, जो इंसुलेटर की स्ट्रिंग चलती है डिस्क की, ये चलती है फेज़ में। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें एक फॉर्मूला चलता है कि VL = √3 VPH। मतलब अभी जो 440 है उसको हमको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमको VPH मिलेगा एक्चुअली में उसको हमको 11 से डिवाइड करना है, तब जाके हमारी टोटल डिस्क आएंगी। ये होता है इंसुलेटर में, सस्पेंशन इंसुलेटर में। तो आप
जब ये हाई टेंशन्स की लाइन में देखते होंगे तो आपको यही इंसुलेटर देखने को मिलता होगा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के इंसुलेटर्स माने जाते हैं। और इनकी अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो देखिए, जो हमारा टावर आता है उसमें क्या है, ये खुले एरिया में आता है, तो यहाँ पर हवा भी चलती रहती है। तो अब क्या है, हवा का डायरेक्शन अगर इधर है तो ये इस तरफ झूल जाएगा, हवा का डायरेक्शन इस तरफ है तो वो इस तरफ मुड़ जाएगा, हवा का डायरेक्शन उस तरफ है तो ये हवा का डायरेक्शन उस तरफ है तो ये उस तरफ मुड़ जाता है, हाँ उस तरफ है तो ये उस तरफ मुड़ जाता है। ये हवा के डायरेक्शन के हिसाब से मुड़ भी जाता है। और अब कई लोग एक सवाल और पूछते हैं कि पिन इंसुलेटर ऊपर क्यों लगाते हैं और सस्पेंशन इंसुलेटर नीचे क्यों लगाते हैं। तो देखिए, इसका भी एक कारण होता है कि क्या होता है, ये जो पिन इंसुलेटर है ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं पब्लिक एरिया में। तो पब्लिक एरिया में क्या होता है कि अगर ये हम पब्लिक एरिया में अगर सस्पेंशन इंसुलेटर जैसी कोई चीज़ लगा दें तो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये हो जाती है कम। इस वजह से क्या है कि जो नीचे लिविंग क्रिएचर घूमते रहते हैं उनको हो जाता है खतरा। और सस्पेंशन इंसुलेटर ऊपर रहता है तो जाहिर सी बात है यहाँ दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है हम पिन इंसुलेटर को जो है जहाँ सिविल बीइंग्स रहते हैं, जहाँ ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, लिविंग क्रीचर रहते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। अब जो है ये टावर जो है हम जंगलों के इलाके में लगाते हैं और ये नीचे रहता है और जंगली इलाके में एकदम खुला वातावरण रहता है तो वहाँ हवाएं भी बहुत तेज़ चलती है। तो सस्पेंशन इंसुलेटर बहुत अच्छा रहता है कि वो हवा के अनुसार इधर उधर झूल भी जाता है। तो ये भी एक क्वालिटी आती है हमारे सस्पेंशन इंसुलेटर की, जिस वजह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो सस्पेंशन इंसुलेटर है, इसी को जो है जो सस्पेंशन और पिन इंसुलेटर है इन्हीं के टाइप होते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर और शेकल इंसुलेटर। अब ये बताते हैं कैसे होता है कि जब क्या होता, ये जो स्ट्रेन इंसुलेटर है ये अबव 11 kV होता है और शेकल इंसुलेटर बिलो 11 kV होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि कैसा होता है। तो जो शेकल इंसुलेटर रहते हैं ये हम हमारे 11 kV 33 kV की लाइनों में इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं और इनका मेन काम क्या रहता है शेकल और स्ट्रेन इंसुलेटर का कि ये डेड एंड पर हम इस्तेमाल करते हैं। आपने कई बार लाइनों में देखा होगा कि ये ऐसे डिवाइसेस लगे आते हैं, ये इन पे से कंडक्टर जाते हैं। तो ये कोई रोल करने की चीज़ नहीं है, ये भी हमारी स्ट्रेन इंसुलेटर शेकल इंसुलेटर है, जो कि क्या है कंडक्टर को डेड एंड पर बांध कर, ठीक है, डेड एंड पर बांध के रखते हैं या फिर किसी टर्न पर बांध के रखते हैं, क्योंकि क्या है टर्न में दिक्कत आती है। हम डायरेक्ट पिन टाइप इंसुलेटर इनसे नहीं टर्न ले सकते। और अब जो है शेकल इंसुलेटर की शेकल की हमने बात करी, अब स्ट्रेन इंसुलेटर की हम बात करते हैं। तो सस्पेंशन इंसुलेटर क्या है कि हमने देखा है ये ऐसी कुछ डिस्कें आती हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर कुछ ऐसे आते हैं, हमने डिस्कें देखी है, ठीक है। ये कब होती है कि जब हमारी नॉर्मल लाइन जा रही है, लेकिन जब हम टर्न लेते हैं तो फिर यही जो है स्ट्रेन इंसुलेटर का नाम ले लेते हैं और ये हो जाता है, ये थोड़ा आड़ा सा हो जाता है, ठीक है, ये आड़ा हो जाता है और फिर यहाँ से जो है ऐसा कंडक्टर निकलता है। तो ये होता है हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर, ये है हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर और ये है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर। तो कुछ इस तरीके से।
अब देखिए, हमने इंसुलेटर के बारे में पूरी बात कर ली है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कमेंट में ही आपका जवाब दे देंगे या फिर उस पर अगला वीडियो बनाएंगे अगर कुछ बड़ा टॉपिक हुआ तो अब जो है हम बात करते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंसुलेटर के लिए। स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम दो चीज़ों से मापते हैं। एक तो होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी लेस देन 1 हो सकती है, या फिर हो सकती है स्ट्रिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 1। ये दो ही कंडीशन बन सकती है। ये दो ही कंडीशन बन सकती है स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए। तो अब क्या है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होती है इसकी अगर हम बात करें तो ये कुछ इसका ऐसा सिस्टम रहता है कि अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है उसकी हम परसेंटेज में बात करें तो अगर ये 100% है, ठीक है, तो दुनिया में इससे अच्छा इंसुलेटर कोई हो ही नहीं सकता। अगर किसी इंसुलेटर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% है तो उससे अच्छा इंसुलेटर हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी इंसुलेटर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100 से लेस है, जो कि नॉर्मली होती है, तो फिर वो थोड़ा कम वैल्यू का इंसुलेटर, मतलब 100% है तो उससे अच्छा इंसुलेटर हो नहीं सकता। और अगर हम वैल्यूज़ में बात करें तो S = 1, इससे अच्छा इंसुलेटर हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो देखिए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमको इसलिए कैलकुलेट करनी पड़ती है क्योंकि हमको जो है इंसुलेटर के बारे में पूरी डिटेल निकालनी पड़ती है। मतलब अगर किसी की स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर 97% या 100% के करीब आती है तो भैया ये जो है अपना काम बराबर तरीके से करें। मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी ये हमारे जो डिस्क लगी रहती हैं, डिस्क मतलब एक तरीके का कैपेसिटर ही होता है। कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% है, मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग्स जो होती हैं ये आती हैं स्टील की, ठीक है, स्टील की आती है, ठीक है, और कोई तरीका भी नहीं है इनको बांधने का, तो हम इनको स्टील से बांधते हैं। तो अब क्या होता है कि बीच में जो ये डिस्क लगी रहती है, बीच में जो डिस्क लगी रहती हैं, इधर एक हमारा स्टील है, इधर एक हमारा स्टील है, इधर एक हमारा स्टील है, और बीच में हमने जो है पोर्सेलिन की डिस्क लगाई है जो कि इंसुलेटर है। तो इसको अगर हम कैपेसिटर से समझें तो कैपेसिटर में भी क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, दूसरा कंडक्टर होता है, और बीच में होता है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये होता है हमारा कैपेसिटर का प्रॉपर्टी, उसका एरिया। और इंसुलेटर में क्या होता है कि एक डिस्क होती है, फिर स्ट्रिंग, फिर एक डिस्क, फिर एक स्ट्रिंग। तो ये क्या है कि बीच में जो है ये एक डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है और ये दोनों कंडक्टर। तो इस तरीके से हमारा एक कैपेसिटर बन जाता है विद डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कैपेसिटर बन जाता है। अब क्या होता है कि जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो अगर 97% है, मतलब कि ये जो स्टील है, ये जो स्टील है इनमें बिल्कुल भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, मतलब ये पोर्सेलिन जो है करंट को अपने से पास ही नहीं होने दे रहा। तो जितना भी करंट है वो इस कंडक्टर से ही फ्लो हो रहा है, जिस वजह से क्या है कि पूरा करंट इसमें ही फ्लो हो रहा है, ऊपर कहीं जा नहीं रहा है।
स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100%। अब ऊपर जाने से क्या मतलब हो रहा है कि क्या होता है कि ये है हमारा एक टावर, ये इस पे लग रहे हैं हमारे डिस्क, ठीक है। अब जो है अगर ये कंडक्टर इधर फ्लो कर रहा है, अब यहाँ से जो है करंट फ्लो करता है, इसमें से भी करंट फ्लो करता है, इसमें से भी करंट फ्लो करता है, ऐसा कर करके ये जाता है हमारे टावर में, ठीक है। और टावर में से जाकर नीचे हो जाता है अर्थ। अब हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा करंट अर्थ है, क्योंकि करंट का अर्थ होना एक तरीके का नुकसान हो जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि हम इंसुलेटर का आखिर इस्तेमाल करते ही क्यों है, क्योंकि क्या है कि अगर हमने मान लीजिए पावर प्लांट पे बिजली जनरेट करी और यहीं पर हमने टावर से डायरेक्ट स्टील में ही ट्रांसमिट करना शुरू किया तो दूसरे टावर तक पहुँचेगा ही नहीं, इधर ही अर्थ। ये होता है सिस्टम। तो हम ये नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है हम इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर 100% हो रही है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी अगर 100% हो रही है, मतलब क्या है कि बिल्कुल भी करंट जो है टावर में नहीं जा रहा, और टावर में नहीं जा रहा से मतलब क्या है, अर्थ नहीं हो रहा है। ये होता है हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब अगर हम डीसी की बात करें, अब एसी में जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है, इसको ये लगभग हम अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंसुलेटर से इस्तेमाल करते हैं, पोर्सेलिन टाइप इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं, 90% तक जाती है। लेकिन डीसी में ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है हमेशा 100%। मतलब जिस पर एसी पहुंचना चाहता है उस पर डीसी हमेशा रहता है। तो अब डीसी की स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% क्यों? तो डीसी की स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होने का कारण ये है कि डीसी क्या होता है, डीसी आपने सुना होगा कि ट्रांसफार्मर में हम डीसी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हम डीसी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहली बात तो ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ को फॉलो नहीं करता, और दूसरी बात ये कि डीसी के लिए इंडक्टर होता है शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट में करंट जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ता है, जिस वजह से वाइंडिंगें जल जाती है डीसी ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो अब इसके लिए इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट का काम करता है, और कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट का काम करता है। ये बात होती है कैपेसिटर के लिए डीसी में। तो अब डीसी के लिए जब कैपेसिटर एक ओपन सर्किट है, तो हम जानते हैं कि ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर, ठीक है। तो अब जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो वो पूरा करंट क्या है, हमारे कंडक्टर से ही जा रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा करंट हमारे कंडक्टर से ही निकल जा रहा है, जिस वजह से डीसी की स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो रही है 100%। तो ये बात होती है डीसी की स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होने की। अभी क्या है कि बहुत सारी वो भी करी गई हैं रिसर्चेस। अब हमको स्ट्रिंग एफिशिएंसी पता चल गई। अब एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आप समुद्र में उतरे हैं, ठीक है, तो उसे पार भी कर लेंगे। तो अब जब हमको स्ट्रिंग एफिशिएंसी पता चल गई है, एसी की स्ट्रिंग एफिशिएंसी पता चल गई, तो अब हम जो है उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सुधारने के लिए क्या है, हमारे पास बहुत सारी मेथड्स आती हैं, जिसमें से 3 मेथड्स जो है वो कारगर साबित हुई थी, लेकिन उसमें से भी हम एक ही इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा ही एफिशिएंसी आती है, ठीक है। तो 3 मेथड्स क्या है कि देखिए, सबसे पहली मेथड क्या थी कि लॉन्गर क्रॉस आर्म का हम इस्तेमाल करें, लॉन्गर क्रॉस आर्म का, ठीक है। क्या है कि जो हमारा टावर है, हम इतनी दूरी अगर रख रहे हैं क्रॉस आर्म की, तो
ये सजेस्ट किया गया कि हम इतनी दूरी रखें क्रॉस से, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे ये जो कैपेसिटेंस बन रहा है, अच्छा मैंने एक टर्म आपको पता ही नहीं कि ये तो एक करंट होता है ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये होता है हमारा सीरीज़ कैपेसिटेंस, ठीक है। ये जो डिस्क बन रही है सीरीज़ कैपेसिटेंस, लेकिन आप क्या है, अगर 90% होती है हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है, तो करंट जो है ये टावर में भी फ्लो करने लगता है, टावर में भी फ्लो करने लगता है, नीचे से जाके अर्थ हो जाता है। तो अब यहाँ टावर में भी करंट है, ठीक है, टावर में भी करंट है, हमारे वायर में भी करंट है, ठीक है, और बीच में एयर एक मीडियम भी है। तो फिर यहाँ पर भी एक बन जाता है कैपेसिटेंस, जिसको हम बोलते हैं शंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये जो इसको हम डिनोट करते हैं C1 से, और ये जो सीरीज़ कैपेसिटेंस है उसको C से, और शंट कैपेसिटेंस को C1 से, ठीक है। एक ये दिक्कत भी आती है। अब प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें, तो ये शंट कैपेसिटेंस की वजह से मामला ख़राब होता है। अगर जो है सिर्फ इतना ही रहता, तो क्या होता, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप बराबर है, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप बराबर है, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप बराबर है, जिस वजह से क्या होता कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी का एक, पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ स्ट्रिंग एफिशिएंसी का। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, V/N/V3, ठीक है। V3 से क्या मतलब है कि VL कर देते हैं इसको, लास्ट डिस्क, ठीक है, लास्ट डिस्क मतलब जो कंडक्टर के सबसे करीब, और ये टोटल वोल्टेज, ठीक है, और N क्या है, ये नंबर ऑफ डिस्क होता है, N मतलब नंबर ऑफ डिस्क। तो अब क्या होता है कि अगर जो है हम 3 डिस्क की बात करें, 2, ठीक है, 3 डिस्क की बात करें, तो इसके क्रॉस V1 वोल्टेज है, इसके क्रॉस V2 वोल्टेज है, इसके क्रॉस V3 वोल्टेज है, ठीक है। तो अब क्या, और टोटल वोल्टेज कितना होता है, V होता है, ठीक है। तो अब हम अगर फॉर्मूले पे चलें तो क्या चलता है, V/N/V3, ठीक है। अब क्योंकि क्या है, सब डिस्क बराबर है, सबके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बराबर है, तो क्या होता है, V1 = V2 = V3 होता है, ठीक है, और V1 + V2 + V3 = V होता है, ठीक है। तो अब क्या है, हमने करा V/N/V3, ठीक है। तो अगर हम इनमें से कोई एक को रखें तो 3V1 = V रख सकते हैं, ठीक है। तो 3V1 अपॉन डिस्क भी 3 है, 3 × V1 = V3 के तहत यहाँ से, क्योंकि सबके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बराबर है, तो यहाँ से हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी 1 आती है, 1 मतलब 100%, ठीक है। तो AC होती है हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो AC में क्या होता है कि ये जो शंट कैपेसिटेंस है, अब अगर वोल्टेज ड्रॉप सब में बराबर होता, सब में बराबर करंट जाता तो वोल्टेज ड्रॉप भी बराबर होता, AC की भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कारण होता है ये शंट कैपेसिटेंस, ठीक है। शंट कैपेसिटेंस की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है। तो शंट कैपेसिटेंस के लिए फिर हमने एक कांस्टेंट या K = C1/C, ठीक है, शंट कैपेसिटेंस अपॉन सीरीज़ कैपेसिटेंस, ये हमने फार्मूला लगाया। तो इसके तहत जो है हमने आगे सॉल्यूशन की, वो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। जैसा अगर 3 डिस्क के लिए बात करें, 3 डिस्क के लिए, तो हम इसके कुछ ऐसे फार्मूले लिखते हैं, V2 = V1/1 + K, और V3 = V1/1 + 3K + K², और V = V1/3 + 4K
प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला चलता है। ये मैथमेटिकल टर्म्स है। अभी हम जो है फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिकल टर्म्स आप बोलिएगा, उस पर भी हम कभी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है हम बात कर रहे थे कि 3 मेथड्स कौन सी सजेस्ट की गई थी स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बराबर करने। तो मैंने आपको शंट कैपेसिटेंस समझा दिया। तो चलिए आप वहीं से शुरू करते हैं कि ये जो है हमारा टावर है, ये इतना इसका क्रॉस आर्म था, तो सजेशन दी गई कि ये क्रॉस आर्म को हम बड़ा कर दें, जिस वजह से क्या होता है कि क्या होगा कि ये जो तो ये सजेशन दिया गया कि हम क्रॉस आर्म को बड़ा कर दें। ठीक है, क्रॉस आर्म को बड़ा कर देंगे तो ये जो कैपेसिटेंस है इसको, तो ये जो कैपेसिटेंस इनके बीच में बन रहा है, इसकी वैल्यू जो है गिर जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू गिर जाएगी तो क्या जो ये वोल्टेज खा रहा है, ठीक है, इसमें भी एक वोल्टेज फ्लो करेगा क्योंकि कैपेसिटेंस बन रहा है, तो ये जो वोल्टेज इसमें जा रहा है वो हो जाएगा कम। ठीक है, वोल्टेज कम हो जाए तो यहाँ पर जो है बराबर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिस वजह से यूनिफॉर्मिटी क्या है, मेंटेन रहेगी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी और इस वजह से क्या है, हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है 90% के ऊपर चलेगी। हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी 90% के ऊपर चलेगी। तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है, इसकी वजह से जो है हमारा इतना भी लॉस नहीं होता। ठीक है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारा नुकसान ज़रूर करती, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं करती कि हम उसके लिए लॉन्गर क्रॉस आर्म जैसी मेथड का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो है हमारा स्टील का खर्चा बहुत आ जाएगा, जिस वजह से एक तरीके से हमारा नुकसान ही होएगा। तो फिर एक दूसरी मेथड सजेस्ट की गई कि अब जो है हम क्या करते हैं कि अलग अलग कैपेसिटर ग्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है कि ये जो है जो सबसे लोएस्ट डिस्क होती है इसमें, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ये जो V1, V2 और ये V3, ठीक है, तो ये जो V3 है ये सबसे ज़्यादा होता है। इसका कारण होता है कि V3 क्या है, ये शंट कैपेसिटेंस में सब बढ़ता जाता है, यहाँ जा रहा है, फिर ये V3 का आधा हिस्सा यहाँ चला गया तो V2 कमज़ोर हो गया, फिर V2 का आधा हिस्सा यहाँ चला गया तो V1 कमज़ोर हो गया। तो इस वजह से क्या है, V1 की वैल्यू सबसे कम, V2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर V3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, जो कि कंडक्टर के पास होता है। ठीक है, अब क्या है, एक मेथड सजेस्ट की गई कि आपने ये फार्मूला देखा होगा, VC = IXC। ठीक है, IXC का मतलब क्या है, I/2πfc। VC = ठीक है, VC = I/2πfc। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल रहा है VC = 1/c। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि अगर VC = इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, अगर जो है हम कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा दें, ठीक है, तो वोल्टेज घटता है। ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटेगी। तो यही ट्रिक जो है हमने फिर इधर लगाई और हम क्या थ्योरी लेकर आए कि अब जो है हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज शेयरिंग हो ही रही है, यहाँ पर वोल्टेज शेयरिंग हो ही रही है। तो हमने क्या बोला कि जो V3 है वो V2 से बड़ा है, V2 V1 से बड़ा है। तो यहाँ पर एक थ्योरी लेकर आए
कि हम थोड़ा उल्टा करते हैं कि C3 जो है, C3 से मतलब क्या है, ये C3 C2 और ये C1, ठीक है। तो अब क्या मेथड लाई गई कि अगर कि क्योंकि क्या है V3 इज़ ग्रेटर देन V2 इज़ ग्रेटर देन V1 है, तो ये मेथड लाई गई कि हम जो है ऐसा कर दें कि C3 इज़ स्मॉलर देन C2 इज़ स्मॉलर देन C1, ठीक है। तो अब जो है अगर हम ऐसा कर दें, अब क्योंकि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, तो क्या है कि V1 के साथ जो है सबसे कम वैल्यू का V1 के साथ सबसे ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटेंस रहेगा, ठीक है। और C3 के साथ सबसे कम वैल्यू का कैपेसिटेंस रहेगा। तो इससे क्या मतलब है कि अगर कि क्योंकि क्या है कि जो सबसे नीचे वाली डिस्क है उसके क्रॉस सबसे ज़्यादा वोल्टेज है, तो वहाँ हम सबसे कम वैल्यू का कैपेसिटेंस लगाते हैं, ठीक है। और जो V1 है उसके पास सबसे कम वैल्यू का वोल्टेज है, तो उसके पास हम सबसे ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटेंस लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि इधर जो है थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, ठीक है। मतलब इनके क्रॉस वोल्टेज जो है बराबर हो जाए, जिसकी वजह से जो शंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू जो है घट जाएगी और हमको प्रॉपर वोल्टेज मिल पाएगा। लेकिन इस मेथड में एक दिक्कत थी कि जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है इनकी ग्रेडिंग करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ऐसी अलग अलग ग्रेडिंग के जो कैपेसिटर है वो बनाने में हमको बहुत दिक्कत हो जाती है। एक सेकंड। तो ऐसे अलग अलग कैपेसिटर्स को बनाने में हमको बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती कि मान लो भैया हमने गलती से क्या करा कि एक जो है एक ऐसा कर दिया, गलती से ऊपर नीचे हो गया हमसे, तो उसका खामियाजा क्या है कि हमारी स्प्रिंग एफिशिएंसी बिगड़ जाएगी और पूरा मामला वैसा ही चलेगा, ठीक है, जैसा पहले था। तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए ये मेथड हो गई फ्लॉप। अब फिर एक मेथड आई गार्ड रिंग की मेथड, ठीक है, गार्ड रिंग की मेथड। ये मेथड बहुत कारगर साबित हुई। इस मेथड में क्या सजेस्ट किया गया कि भैया ये हमारा टावर है, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ हमारे वो लटक रहे हैं इंसुलेटर्स, और यहाँ से जो है हमारा कंडक्टर पास हो रहा है, ठीक है। तो इस मेथड में क्या सजेस्ट किया गया कि क्यों ना ये जो हमारा कंडक्टर इससे ही हम अटैच करके, ठीक है, अटैच करके एक आध चीज़ ऊपर अटैच कर दो, ठीक है। और अब आप ये मत समझिएगा कि भैया ये डायरेक्ट हमने टावर से अटैच कर दिया तो ये पूरा मामला फ्लॉप हो गया। यहाँ पर भी एक इंसुलेटर है, उससे हमने अटैच किया। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है, ये शंट कैपेसिटेंस की वजह से हमको बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से एक कंडक्टर पास कर दिया, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटेंस बनेगा। तो मान लेते हैं ये C1, ये C2, ये C3, ये C1 डैश, ये C2 डैश, ये C3 डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितना करंट जाएगा, ठीक है, अर्थिंग में, उतना ही करंट यहाँ से भी आ जाएगा। तो अब इस वजह से क्या होगा कि करंट जा रहा है, करंट आ रहा है, इस वजह से जो यहाँ पर हमारे वोल्टेजेस हैं, जो हमारे वोल्टेजेस हैं वो रहेंगे बराबर। हमारे वोल्टेजेस रहेंगे बराबर, जिस वजह से जो वोल्टेज बराबर रहेंगे तो कंडक्टर में करंट भी बराबर फ्लो करेगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था 3 डिस्क के अनुसार V/N V3 के तहत
मैंने आपको प्रूव भी करा कि 100% एफिशिएंसी होती है। तो इस तरीके से क्या है, ये मेथड 100% एफिशिएंसी तो नहीं लेती, लेकिन हाँ ये गार्ड रिंग की मेथड के ज़रिए हम 97% एफिशिएंसी तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं, ठीक है, जो कि आज के समय में पॉसिबल है। तो ये था भैया हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इंसुलेटर और आपके सारे मिथ्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर कुछ और भी हों तो भैया वो हमको कमेंट में लिख के बताइए, हम उसका भी निवारण जल्दी करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका बराबर है कि हमको पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, ये ज़रूर लिख के बताएं, ठीक है। जो देना है, गाली देनी हो, कुछ भी देना है, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।